अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज जिस खबर पे हम चर्चा करने वाले हैं वो देश के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा आज बना हुआ है। आज देश को एक बार फिर सांप्रदायिक आग में झोंकने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। आज फर्स्ट फेज का उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और अगले 7 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक में जिस तरह से हिजाब को लेकर के, बुर्का को लेकर के, मुस्लिम लड़कियों के साथ जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और वहाँ पे पूरे जो कट्टरपंथी हैं उनको लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कुछ लोगों ने मंसूबा बना लिया है। तो हम इसी मुद्दे को लेकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ भाकपा माले की प्रखर नेत्री स्वर्णिमा सिंह जो वो हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि चुनाव जिस समय 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और उस समय कर्नाटक में हिजाब को लेकर के, बुर्का को लेकर के शिक्षण संस्थाओं में जो गंदा खेल खेला जा रहा है वो कहाँ तक सही है मैडम? सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रयास का स्वागत करती हूँ कि ये एक ज्वलंत विषय है जिस पर आपने चर्चा करने की बात सोची है। कहीं से भी ये उचित तो है ही नहीं कि कपड़े, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कौन क्या पहनेगा जी जी, इसका निर्णय संविधान ने हमको खुद दिया है। हम अपनी पसंद का पहन सकते हैं, हम अपनी पसंद का खा सकते हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी गारंटी हमको करनी है और हमको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में पर्दा पोशी को अच्छा माना जाता है, तो महिलाओं का एक मूवमेंट है कि पर्दे से बाहर निकलना है। मैं जो एक कह रही हूँ, सारे सवालों के जो मैं कह रही हूँ कि महिलाओं का एक मूवमेंट है। ये धूमिल साहब का आज कवि धूमिल थे, उनकी आज पुण्यतिथि भी है और उन्होंने कहा, एक उनकी बहुत चुटीली, बहुत छोटी सी, कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम बना हुआ है। हमारी जो पर्देदारियां हैं हमारी मजबूरी है और इस समाज का एक ताना बाना है उन बापों के लिए, उन बेटों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अपनी बहुत मुश्किल से अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं और बहुत मेहनत करके समाज इस मसले तक आया है कि लड़कियां पढ़ेंगी, वो बुड़के में ही पढ़े, दुपट्टे में ही पढ़े, लेकिन पढ़ेंगी, वो बढ़िया जरूरत है। और इसके लिए बापों को झेलना पड़ा है। आप अपनी बेटियों को भेज रहे हैं और मॉडर्न कपड़े का, तो हम जब जीन्स पहनते हैं, लड़कियां जब जीन्स पहनती हैं तब भी इनके पेट में दर्द है, लड़कियां दुपट्टा पहनती हैं तब भी इनके पेट में दर्द है, लड़कियां घूंघट में है तब भी आप मारोगे। मतलब हमारा ये एक सवाल था कि जिस कॉलेज में, कर्नाटक के जिस कॉलेज में इस तरह की बातें आई हैं, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, महात्मा गांधी के नाम पे वो कॉलेज है। हमें लगता है कि वो कॉलेज आज कल या 10 साल 5 साल पहले तो बना नहीं होगा, वो पुराना कॉलेज होगा। तो और वहाँ पे लगातार पढ़ाइयाँ भी चलती होंगी, सारे बच्चे जाते होंगे, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो। और ये जो मामला आया है आज
एकाएक ये जो लाया गया कि आप बुर्का पहन करके अब हमारे यहाँ इस विद्यालय में नहीं आ सकती हैं, क्या ये नहीं लगता कि ये एक शुद्ध रूप से एक राजनीतिकरण किया गया इस मामले को? ये जब वहाँ परंपरा ही नहीं है, लड़कियों वैसे भी कॉलेज में जाके मैंने ड्रेस कोड खत्म हो जाता है। जी कॉलेज में स्कूल का ड्रेस कोड होता है, कॉलेज का ड्रेस कोड नहीं नहीं होता। होता है वहाँ, वो सभी लोग अपने हिसाब से वह जो फ्रीडम बच्चे है। चाहते हैं। और उस लड़की ने जो जिसका नाम मुस्कान है, उस लड़की ने भी कहा कि हमको तो कॉलेज में कभी परेशानी ही नहीं हुई, और कॉलेज प्रशासन ने उसको बचाया भी, उस पर हमला नहीं होने दिया। और उसने कहा भी कि 10% लड़के कॉलेज के थे, बाद बाकी लड़के बाहरी थे। तो एकदम ही ये सही बात है कि यूपी के चुनाव, ये 5 राज्यों में जो बीजेपी सरकार हार रही है, आप नाम लेने से कतरा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार की कुत्सित चाल है, वहाँ उनकी सरकार है और वो एजेंडा हिंदू मुसलमान खड़ा करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो ये माना जाए मैडम कि आपने अभी उत्तर प्रदेश का चर्चा किया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति हो रही है वहाँ मुद्दे गौण हैं, मुद्दों पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, कानून व्यवस्था पे बात नहीं होगी। तो जब सारे हथकंडे सरकार के फेल हो गए तो कर्नाटक से इसकी शुरुआत की गई ताकि ये पूरे देश में फैले। आखिर सरकार क्या कर रही है? जो केंद्र में सरकार बैठी है वो क्या कर रही है इस मुद्दे पे? अब आप देख लीजिए, आप भी मीडिया के बंधु हैं, और आप देख लीजिए कि इस सवाल पर हमने देखा कि रूबिका लियाकत बोल रही हैं। अब किसानों के सवाल पर उनके जुबान एकदम खुल ही नहीं रहे थे, किसानों को ही ब्लेम कर रही थी। अभी मैंने पिछले समय हमने देखा कि शाहीन बाग का इतना बड़ा मूवमेंट था, वो नहीं। अभी ये जो बीजेपी का आप देखिए, 2014 से पहले जो उनका जो एजेंडा होता था, भूख होता था, भ्रष्टाचार होता था, महंगाई होता था, अनाचार होता था, माने ये काला धन लाएंगे, क्या करेंगे, क्या सब भूल गए। माने विकास कहीं कोई मतलब नहीं है ना, काला धन की अब तो चर्चा ही नहीं होती है। लगता है कि देश में अब वो काला धन है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, और बेरोजगारी भी नहीं है, उस पर कहीं कोई बात ही नहीं हो पा रही है। भूख भय भ्रष्टाचार याद है ना? भूख भय भ्रष्टाचार, ये 3 नारा था। और ये नारे अब बीजेपी वालों के मुंह से आप सुन नहीं सकते हैं। अब आप क्या सुन रहे हैं? हिंदू मुसलमान, इन्होंने ओवैसी पर हमला करवा दिया। एक फॉल्स हमला था, वो फॉल्स हमला था, गाड़ी पर हमला था, वैसे जगह पर हमला था कि उसको चोट नहीं लगे, क्योंकि ओवैसी तो उनके दुलड़ुआ हैं, उनका हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करने में मदद करते हैं उनका। ये तो लोग कहते हैं, आप भी कह रही हैं कि मैं भी दुल्हरुआ। कह रही हूँ, और ऐसा है, ऐसी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये मुसलमान खूब उग्र होकर बोलेंगे, वो हिंदू बोलेंगे, और हिंदू गोलबंद मुसलमान गोलबंद होगा, उसके बनिस्बत हिंदू गोलबंद होगा। 20-80 वाला ये जो प्रोपगंडा इनका रहता है वो खड़ा करने, जबकि जनता खदेरा कर रही है, जनता लाठी से इनका स्वागत कर रही है, जनता सवाल पूछ रही है, मेरे नौकरी, मेरा रोजगार, मेरी महंगाई, मेरे तेल का दाम, मेरे डीजल पेट्रोल का दाम तुम दो, मेरे 800 जो किसान मरे उसका हिसाब दो, मेरी जो शिक्षा आपकी बातों से मैडम लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सांप्रदायिकता की आग, तो अब क्या जनता इस खेला को समझ रही है? धीरे धीरे जनता इनके सारे कारनामों को अब समझना शुरू कर दी है। देखिए, मैं एक बात कह रही हूँ और थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का खेला नहीं खेल रही है। एक बात मैं जो कह रही हूँ, ये असली पार्टी है पूंजीपतियों के लूट में मदद करने के लिए, और पूंजीपतियों का लूट बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए पूंजीपति कहता है कि बवाल खड़ा किए रहो ताकि जनता का ध्यान भटका रहे। तो जनता का ध्यान असली मुद्दे से, उनको खरीदना है रेल, उन्होंने देश खरीद लिया, उन्होंने देश की माटी खरीदनी है, पूरा किसानों का ज़मीन खरीदना है, सब सारा बवाल हुए पूंजीपतियों के चलते कर रहा है। ये पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं और उसके लिए जनता को नर्क की आग में भी झोंकने के लिए तैयार है। इस बात को जनता को समझना होगा, और हिंदू मुस्लिम मत खड़ा करिए लोग।
मत खड़ा करिए, सवाल खड़ा करिए, हमारे रोजगार दो, हमारी चिकित्सा दो, हमारी शिक्षा दो। जो तुमने वादे किए थे, तुमने कहा 100 दिन, तुमने कहा 60 महीना, अब कितना? अब कितना? अब कितना? लेकिन मैडम आज भी कल भाषण चल रहा था प्रधानमंत्री जी का, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वो अपनी बात को रख रहे थे। 7 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, 8 साल होने जा रहे हैं, 8वें साल में हम लोग चले गए। लेकिन आज भी नेहरू की बात होती है। ये 8 साल आपने क्या किया, इस पे चर्चा नहीं होती है। देश के क्या हालात हैं, इस पे चर्चा नहीं होती है। आज भी आप नेहरू को जिम्मेवार मान लेते हैं? देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों ने नेहरू की भी आलोचना करी है और हम इनकी भी आलोचना करते हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी का काम ही दूसरा है। कम्युनिस्ट पार्टी पिछले एक मैं दूसरी चीज़ कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ, हम लोगों का काम होता है कि पिछली गलतियों से सबक लेकर भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। जबकि जो ये फासिस्ट पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी हैं, बीजेपी अगले माथे हैं, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत उसी रास्ते रहती है, लेकिन वो थोड़ा पोलाइट है। तो इसका काम है कि हर मसले को पीछे की ओर उलझा देगा। देखिए, जब आप बात करिएगा विकास का, कहेगा नेहरू। जब आप बात करिएगा मैंने रोजगार का, तब वो कह देगा नेहरू। इंदिरा गांधी, अब देख लीजिए, ऐसे ऐसे बोलता है। तो कहने का मतलब, जब भी आप देश के सौंदर्य की बात करिएगा तो कह देगा बाबर, तो कह देगा अकबर, कह देगा मुगल सल्तनत। अजीब हाल है दादा। अब तुम्हारे हाथ में आया हुआ है, 2 टर्म तुम रह चुके हो और फुल मेजोरिटी में ऐसी सरकार, हमेशा जनता को इन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार बनाई, एक मजबूत। तो पूरी मजबूत 303 की सरकार है। अब कितनी मजबूत सरकार चाहिए? तो मजबूत सरकार ने दिखा दिया कि इन लोगों को काम तो कुछ करना नहीं है। इन लोगों को देश एकदम थाली में ये करके सजाकर पूंजीपतियों को दे डालना है और जनता को उलझाकर जनता मरे सड़े, लड़ जाए, युद्ध में चली जाए। इससे पूंजीपतियों को फायदा होता है। एक मसले पे हम और बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय की कमी है मैडम। कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आज पूरे देश, हम बिहार पे आ जाते हैं, बिहार की बात है। गया में जिस तरह से शेल्टर होम में एक बच्ची उस शेल्टर होम से बाहर निकलती है और आकर के मीडिया से कहती है, अपनी कहानी सुनाती है कि किस तरह से उसकी इज्जत को तार तार करवाया जाता है और नेताओं के पास भेजा जाता है। नीतीश जी को और ये अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उसमें 4 हफ्ते का शायद वक्त दिया है, लेकिन नीतीश जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं इस पर। गायघाट शेल्टर होम की बात कर रहे हैं। ऐसा इन सब तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार जिम्मेवार है। इसलिए कि शेल्टर होम वो एक ऐसा जगह है जहाँ लड़कियां, औरतें, महिलाएं, बच्चियां नॉट भटकी हुई। समाज में आपने जो नैरेटिव खड़ा करके रखा हुआ, जो झंझट खड़ा करके रखा है, उसकी शिकार होती हैं, तो आप उसको जगह देते हैं। और अपराधियों के बारे में एक समझदारी है संविधान में कि अपराधी को हम सजा नहीं देते हैं, उनको बदलने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं। तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो पीड़ित हैं, वो चली जाती हैं शेल्टर होम में। और शेल्टर होम्स का देखिए, अभी पिछले दिनों इतना बड़ा बवाल हुआ था, मुजफ्फरपुर कांड आया, कोई बात नहीं। जब मुजफ्फरपुर ये वाला आ गया, तो इसमें हम लोगों का डिमांड है कि आप जो है एक कमेटी बनाइए, वो महिला संगठनों को उसमें शामिल करिए, तमाम महिला ये जो है राजनीतिक कर्मी हैं तमाम दलों से, उनका एक पैनल बनाइए, वो लोग जाएं, निगरानी करें, उनको खाने पीने, रहने सोने, उसकी शुचिता का क्या माने सुरक्षा है ना। ये हमारे सिवान में भी ये शेल्टर होम है यहाँ पे। तो मैडम यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि एकदम उनको 4 दीवारी में बिल्कुल कैदी की तरह एक छुपा करके कैदी। हमें तो लगता है कि शायद जेल में अगर किसी कैदी से मिलना है तो उससे आप मिल भी पाते हैं, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि भीतर क्या चल रहा है।
और सबसे बड़ा चीज ये समझ में नहीं आता कि आखिर आप छिपाना क्या चाहते हैं। अगर आप कमेटी बना देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कमेटी बनना चाहिए, तो वो हर सप्ताह में या फिर 15 दिन पे वो जाती वहां पे, बच्चियों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई होती। जो जिसकी जिम में वो शेल्टर होम चल रहा है, उसके मन में भी डर पैदा होता कि भाई अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट कर दिया तो फिर हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो मैडम, इस पर आप चूंकि एक महिला नेत्री हैं और माले से जुड़ी हुई हैं, माले हमेशा गरीबों की आवाज बनकर के सामने आता है, क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में स्वर्णिमा सिंह एक डेलीगेशन लेकर के यहाँ भी जो बच्चियां बंद हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगी, अपनी बात को रखेंगी? क्योंकि सबका मन में यह है कि भाई बच्चियों के साथ अन्याय ना हो। एक तो सबसे पहली बात मैं ये करूं, और मैं बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं, ये जो संस्कृति के रक्षक पार्टियां हैं, जो सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति के रक्षक भारतीय जनता पार्टी है, उसके 60 गांठ की सरकार है, सारा ठिका इनके पास। हम क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, हमको बुड़के में इनको लड़कियां पसंद नहीं है। लेकिन लड़कियां जो सप्लाई की जाती हैं, हिंदू लड़कियां नचवाई जाती हैं, जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं, उससे कोई मतलब हमें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम पत्रकार हैं, लेकिन ये हमारा जो देश है भारत, ये पूरे विविधताओं का देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जी, योगी जी भगवा पहन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं, किसी को ऐतराज नहीं है। तो ये तो एकदम से बिल्कुल बिना वजह का ये एक झंझट खड़ा करना हुआ। नहीं, ये इनका वजह है। इनका वजह ये है कि तमाम जो जनहित ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के ज्वलंत, जनता महंगाई से त्राहिमाम है। भाई 300 रुपये लीटर लगभग तेल हो गया, सरसों तेल, और 100 पार कर गया, 100 लगभग मैंने हेरा फेरी पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल का वो हाल है, ये भी है ना। चुनाव तक रुका हुआ है, वो ये कहाँ जाएगा कुछ समझ कुछ समझ लोग अभी से भयभीत हैं। छोटे रोजगारियों का रोजगार इन्होंने मार दिया। मैंने एकदम छोटे मझोले, थोड़े और उन्नत, उनका रोजगार इन्होंने चौपट कर दिया। रोजगारों की छटनी हो गई। इन्होंने 2 करोड़ सरकार बनानी थी, तो इनके पास रूट मैप होगा ना कोई, तो इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे पर ईयर। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार ले लिया है, ये डाटा है। तो अब ये जो सवाल है, ये जनता के दिलों में खुभा हुआ है, उसके दिलो दिमाग में परेशान है, उसके डे बाय डे की ये प्रॉब्लम है, और वो इसके लिए जवाब खोजती है। तो जवाब यहाँ ना खोज के अब आप बुड़के में उलझा रहे हो, अब आप ओवैसी में उलझा रहे हो, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी जनता से अपील है, कुछ भी मत करिए, इनका खुलकर जवाब दीजिए, और एकदम मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाए और इनको पस्त पानी परास्त किया जाए। चलिए, आपने देखा कि स्वर्णिमा जी से हमारी बातचीत हो रही थी। जो मुद्दे, जो समस्या आज देश के सामने एक विकराल रूप लेती जा रही हैं, चाहे वो कर्नाटक का जो बुर्का हिजाब मामला हो, या फिर जो बिहार में शेल्टर होम पे भी हम लोगों ने चर्चा किया, तो कुल मिला के सरकार जिनकी जिम्मेवारी है जनता को सही ढंग से रखने की, उनको रोजगार देने की, उनकी सारी व्यवस्था करने की, कहीं ना कहीं सरकार, जो भी सरकारें हैं, वो अपने दायित्व से भटक रही हैं। हिंदू मुसलमान से कहीं किसी को आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जहाँ जहाँ दंगा हुआ है, एक भी नेता की मौत नहीं हुई है। आम आदमी, और वो भी आम आदमी कौन, जो सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं, उनकी मौत होती है। और वहाँ पे ये भी नहीं होता कि हिंदू मारे जाते हैं और मुसलमान नहीं मरते हैं, दोनों मरते हैं।
और दोनों जिस तरह से हमारे शरीर के दो बाजू हैं, ये बाजू और इन बाजुओं में से अगर किसी एक को काट दिया जाए तो हम अपंग हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हालत है हमारे देश की। हम इन बाजुओं को काट नहीं सकते हैं। अगर मुसलमान कट गया तब भी हमारा देश अपंग हो जाएगा, हिंदू कट गया तब भी हमारा देश अपंग हो जाएगा। तो इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। और तब ऐसे लोग जो समाज में देश की भावना फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं देश को, इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।